हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भौतिक विज्ञान के टॉप मोस्ट प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि भौतिक विज्ञान के होंगे। और इस सेशन में हम दोस्तों 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो ये आंसर होगा दोस्तों जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैलोरी को। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से माप सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वातावरण की ध्वनि। आप सब जानते हैं कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो जैसा दिया गया था उस विकल्प में, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो विकल्प के अनुसार दोस्तों वेग सदिश राशि है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि वेग सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती हैं? वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए हम परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए हम केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं। तो वेग एक सदिश राशि है। चलिए अगला देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का, तो क्या होगा दोस्तों? तो विकल्प में दिए त्वरण समान होता है। तो यहाँ दोस्तों ये शून्य है, जीरो मान लीजिएगा इसको, जीरो। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की जो त्वरण होता है वो समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में चाल, ये यहाँ अचर है दोस्तों, अक्षर लिखा है इधर, इसको सुधार लीजिए, ये अचर है। तो चाल अचर और वेग चर होता है या रहता है। अगला प्रश्न, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो है दोस्तों संवेग संरक्षण पर। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? उसका घनत्व। आप वस्तु की कितनी भी मात्रा ले लें पर उसका घनत्व नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण। आप जितना बल पीछे लगाएंगे दोस्तों उतना ही बल आगे की ओर प्राप्त करते हैं, तो ये तीसरा नियम कहलाता है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। डायनेमो, अगला प्रश्न, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतर करता है। तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो माइक्रोफोन होता है जिसके माध्यम से हम किसी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं या ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो माइक्रोफोन कहलाता है। तो ये ध्वनि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सौर सेल बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन व गैलियम से। जो सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन व गैलियम से। इसके अलावा जर्मेनियम भी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा गहराई होगी द्रव का दाब उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब ये बढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ये घटता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। तो जितना भी आप दाब लगाएंगे तो बर्फ का गलनांक उतना ही घटता जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो ये स्थायित्व बढ़ाने के लिए
आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब दर्द पूर्णतः पिघल जाए। ये गलत होगा दोस्तों, यहाँ ये बर्फ होगा, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो सुधार लीजिएगा। तो एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा, उसके बावजूद जो पानी का तल है वो अपर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के तल का पलायन वेग, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप जानते हैं दोस्त, पलायन वेग वह वेग होता है यदि उस गति से यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो वह वस्तु कभी भी दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यह गुरुत्वाकर्षण को पार करके और अंतरिक्ष में चली जाएगी और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगी, तो ये पलायन वेग कहलाता है। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंके तो वह पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है दोस्तों चाबी भरी घड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का वाट आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई झूला झूलती लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन का जो आवर्तकाल होता है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो ये सतही तनाव के कारण होता है। तो जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है यह सतही तनाव के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न दोस्तों, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न, सोनार SONAR जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, तो सोनार का अधिकांश का प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नाविकों द्वारा सोनार का प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ये परावर्तन के कारण जो है ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, DDU का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये अनुनाद का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न, रडार की कार्यप्रणाली में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो रडार की कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये ठोस में सबसे ज़्यादा चाल होती है ध्वनि की। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग तो ताप के घटने से बढ़ता है, जैसे जैसे ताप घटेगा वैसे वैसे वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्त्री की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है, तो ये स्त्री की ध्वनि का तारतत्व अधिक होता है, इसलिए स्त्री की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से पतली होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी के मान का एक समान होंगे, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक समान होंगे। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उसकी अणुओं की औसत गति ऊर्जा का वस्तु का सूचक होगा, वस्तु के ताप का सूचक होगा। अगला प्रश्न,
जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन तो क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस है। इसके नीचे आप नहीं जा सकते दोस्तों, ये न्यूनतम संभव ताप है। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि कथन या कथन होगा दोस्तों, कथन अधिकता पर होने लग, कथन जो होता है वो अधिकतम होने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उबलते जल की अपेक्षा भाप जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनने की प्रक्रिया है, यह वाष्प होगा दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से संभव है, यह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न, थर्मस फ्लास्क ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है, संवहन से, विकिरण से व चालन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धर्मों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पाला, ये नीचे तत्व होगा दोस्तों। निम्नलिखित तत्वों से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो जैसा उसमें विकल्प में दिया था पारा सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, तो यह किरचॉफ का नियम है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सबसे अच्छा सुचालक है, तो आश्रित पानी सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो जूल है ऊष्मा का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग व विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला प्रश्न, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है, तो अपरिवर्तित होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति है तो 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की गति है दोस्तों। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का कारण है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो धूल के कण के कारण वायुमंडल प्रकाश का विसरण या फैलाव होता है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग प्रकाश का सबसे कम होता है अपवर्तनांक, व तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में काम लाया जाता है, तो अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में काम लाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देने लगेगा दोस्तों, यदि आप लाल कांच को अधिक गर्म करेंगे तो। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 7 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगला, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1.5
मीटर लंबी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो उसका आधा अर्थात 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तु का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये दूरदर्शी, सब जानते हैं दोस्तों आप। अगला प्रश्न, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ये तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो ये तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। आप सब जानते हैं दोस्तों के घर के ऊपर एक धातु की पट्टी लगा दिया जाता है ताकि बारिश के सीजन में यह बिजली या तड़ित से आपके घर की सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, तो ये तांबे के बनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार की विशेषता होती हैं, तो फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। अगला प्रश्न दोस्तों, बिजली की फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो यह टिन व शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। यहाँ ये सुधार लेना दोस्तों, ये टिन लिखा है। अगला प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त से विद्युत अपघटन होता है, तो एक कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को। अगला प्रश्न, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, इन्वर्टर कहलाता है। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये किसी भी क्रम में नहीं लगे होते हैं। अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम गॉस से मापते हैं। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात की या स्टील के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो यह ऑस्टेट के द्वारा अवलोकित किया गया। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुच्छेद की पदार्थ है, यहाँ ये अनुचुंबकीय होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न, वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है, तो ट्रांसफर है। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टता को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, संधारित्र या जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं का मुख्य कार्य है, तो ये आवेशों का संचय या संचयन। अगला प्रश्न, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये मध्य में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाभिक रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिक रिएक्टर के निर्माण में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिक के संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि यह संलयन के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? यहाँ इकाई कर लेना दोस्तों, तो ये रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। अगला प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का बनाया जाता है या परमाणु बम बनाया जाता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर। यहाँ आप ये याद रखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन जहाँ दो नाभिक आपस में मिल जाते हैं, वही नाभिकीय विखंडन जहाँ नाभिक का
दो भागों में टूटना होता है तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये जर्मेनियम होता है दोस्तों। जर्मेनियम का उपयोग हम ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह करते हैं। अगला प्रश्न, लेसर होती है तो लेसर होती है 2 रंगों की। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों 101वां प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर में सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई, जो कि एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। अगला प्रश्न, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? तो ये वर्नर वॉन ब्रीन थे दोस्तों, जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का खोज की थी, यह बनाया था। अगला प्रश्न, सूक्ष्म समय अंतर वालों को सही से मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है बहुत कम समय को मापने के लिए, सूक्ष्म समय को मापने के लिए। अगला प्रश्न, स्वचालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक वहाँ होता है दोस्तों, जो कि स्वचालित जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं तो हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ेगा दोस्तों। यदि गैस का आयतन स्थिर है और ताप बढ़ने पर तो क्या होगा? गैस का दाब ये बढ़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है दोस्तों। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। इसमें हमने फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, जो कि 100 या 110 प्रश्न थे दोस्तों। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों और बेसिक प्रश्न थे। तो आज की सेशन में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, वंदे मातरम।